The greenhouse effect. Sunlight reaches the earth. Some energy is reflected back into space. Some is absorbed and re-radiated as heat. Most of the heat is absorbed by greenhouse gases and reflected in all directions, warming the earth. हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानेंगे और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस एक ऐसा गैस है जो एब्जॉर्ब भी कर सकता है रेडिएशन एनर्जी को और इमिट भी कर सकता है रेडिएशन एनर्जी को। जैसे जब सूर्य से जो रेडिएशन एनर्जी आता है और अर्थ से स्ट्राइक करता है, उस टाइम जो सन का जो रेडिएशन एनर्जी है उसको जो ये ग्रीन हाउस गैसेस है यही उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है कि एब्जॉर्ब भी करता है रेडिएशन को और इमिट भी करता है रेडिएशन को और अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है। ओके, तो अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ ग्रीन हाउस गैसेस इज अ गैस डेट एब्जॉर्ब्स एंड इमिट रेडिएंट एनर्जी विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। लेकिन इसमें भी थर्मल इंफ्रारेड रेंज तक ही ये कर पाएगा। जो एब्जॉर्ब एंड इमिट करेगा वो भी थर्मल इंफ्रारेड रेंज तक ही करेगा। ग्रीन हाउस गैसेस काउज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द प्लैनेट। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगा प्लैनेट में। और ये प्लैनेट वर्ड इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि ये ग्रीन हाउस सिर्फ अर्थ में ही नहीं मिलेगा, आपको दूसरा प्लैनेट में भी मिल सकता है। जहाँ पर भी ग्रीन हाउस गैसेस रहेगा वहाँ पे आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ प्लैनेट वर्ड यूज़ किया हूँ। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर। जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस है अर्थ एटमॉस्फेयर में वो क्या क्या है जिसके कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। उसमें मेन जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कौन कौन सा है? वाटर वेपर। वाटर वेपर सबसे मेन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हो जाता है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सबसे ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑब्वियस लास्ट ओजोन, ये दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ये सब एक ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं। ओके, तो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस जो रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अर्थ का एटमॉस्फेयर को गर्म कर दिया, अर्थ को वार्म कर दिया, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस मेक द अर्थ वार्मर। अर्थ को जो वार्म कर रहा है, गर्म कर रहा है, बाय ट्रैपिंग एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एनर्जी को ट्रैप करके रख ले रहा है और अर्थ के एटमॉस्फेयर को बढ़ा रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने देखा, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, these are the example of greenhouse effect. Okay, the greenhouse gases, these are the example of greenhouse gases. अभी इससे ऊपर भी हम लोग एग्जाम्पल देखें, उनको भी आप आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीन हाउस गैसेस आर द टेम्परेचर स्टेबलाइजर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या करता है? टेम्परेचर स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर मतलब टेम्परेचर को बढ़ाता घटाता है ये। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? ये अर्थ के टेम्परेचर स्टेबलाइजर है जो टेम्परेचर को बढ़ाता घटाता है। कैसे बढ़ाता घटाता है? हीट को एब्जॉर्ब करके या रेडिएट करके। ओके, नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से वो क्या करता है? टेम्परेचर स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है? हीट को ट्रैप करता है। कौन? तो अपना जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या करता है? टेम्परेचर को, रेडिएशन एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है और अर्थ का हीट को
बढ़ाता है, वार्म करता है। तो टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन इज बाय ट्रैपिंग द रेडिएटेड हीट। ये क्या करता है, रेडिएटेड हीट को ट्रैप करके रख लेता है। कौन, ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय दिस ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस इसको ट्रैप करके रख लेता है और इसका टेम्परेचर को बढ़ाता या घटाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ना तो ये जो स्मोक निकल रहा है इसको हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हवा में छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब है कि हम लोग किस तरह से फॉसिल फ्यूल को अंधाधुंध बर्न कर रहे हैं। हम लोग को फॉसिल फ्यूल को बर्न कम करना होगा। हम लोग को थर्मल पावर प्लांट से निकल करके हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना होगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब चीज़ों का यूज़ अब बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, तब जा करके ये ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होगा। ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है क्लाइमेट चेंज। हम लोग का क्लाइमेट जो है वो बदल रहा है। मतलब जिस टाइम में बारिश होना चाहिए बारिश नहीं होता है, जब गर्मी होना चाहिए गर्मी नहीं होता है, ठंडा होना चाहिए ठंडा नहीं होता है। मौसम का बिल्कुल उलट पुलट उथल पुथल होके रह गया है क्लाइमेट हम लोगों का, कि जब जो चीज़ मानसून जब आना चाहिए तब आता नहीं है, जब भी होता है कुछ ना कुछ हैजार्ड करके चला जाता है मौसम। तो ये सब, और क्लाइमेट चेंज जो होता है, ये क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, कुछ पता है आप लोगों को? क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो वेदर है ना, अगर वेदर होगा तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए होगा वेदर, कि हम लोग का आज ठंडा होगा, गर्म होगा, बारिश होगा या नहीं होगा, आज के लिए एक सर्टेन छोटा सा स्मॉल पीरियड के लिए वो बताएगा वेदर, कि अभी का वेदर ख़राब है, अभी का वेदर अच्छा है ना। वो चीज़ वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बताएगा। बट क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, मतलब एवरेज। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे, मान लीजिए कि क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर 50 बच्चों का अगर हम लोग वेट मेज़र करेंगे तो किसी का 25, 30, 35, 40, 45, 50, मान लीजिए मैक्सिमम हो गया 52 kg तक, और मिनिमम 25। तो एवरेज अगर हम लोग को अगर इंडिविजुअल देखा जाए, इंडिविजुअल अगर सबका वेट को देखा जाए तो दिस इज़ आवर क्लाइमेट। बट अगर एवरेज सबका क्या करे कि जोड़ करके एवरेज निकाल दे सभी स्टूडेंट का, तो वो हो जाएगा क्लाइमेट। तो यही है क्लाइमेट, मतलब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए, एक लंबे पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए होगा। बट वो क्या होगा कि वेदर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। जैसे क्लाइमेट इज़ द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ रीजनल वेदर, कि छोटा छोटा रीजन में जो वेदर है उसका लॉन्ग टर्म में एवरेज उसका निकाल देंगे तो वो क्लाइमेट कहलाएगा। मतलब अगर वेदर चेंज हुआ तो इट कैन बी रिकवर, बट क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो ये रिकवर नहीं होता है। इससे आपको पूरा साल का मौसम गड़बड़ हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है। समझ आ रहा है? तो क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट अ चेंज इन द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। ये पूरा लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न को ही चेंज कर देता है। दे कैन बिकेम वार्मर और कोल्डर, ये गर्म होगा या ठंडा होगा ये बताएगा। एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल, है ना, पूरी साल में बारिश होगा, कितना बारिश होगा, कितना बर्फबारी होगा, उन सब चीज़ों को बताएगा। और किस तरह से वो इंक्रीज़ करेगा रेनफॉल या स्नोफॉल, इन सब चीज़ों को बताता है ये क्लाइमेट। ओके, तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बहुत बड़ा रोल है क्लाइमेट का। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट पूरी तरह से बदल चुका है हम लोगों का क्लाइमेट। ओके, तो अब देखते हैं जो मेन काउज है, जो ग्रीन हाउस जो हीट को ट्रैप करके रखा, उसी के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कुछ खास नहीं है, बस यही है कि जो हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हम लोग ने देखा कि हीट को ट्रैप कर रहा है कौन, अपना ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस हीट को ट्रैप कर ले रहा है, और उसको हीट को ट्रैप करने से वो हीट या इधर आपका फॉसिल फ्यूल से हो, है ना, या तो वो आपका रेडिएशन एनर्जी को हो। तो बेसिकली जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो जो रेडिएशन एनर्जी है उसके कारण हुआ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। बट ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो गया, ये हम लोग का जो फॉसिल फ्यूल जो बर्न कर रहे हैं उसके कारण भी होगा, है ना। फॉसिल फ्यूल जो बर्न कर रहे हैं उसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग होगा। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग कहता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जा रहा है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि मान लीजिए कि आप फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं,
तो फ्यूल जो हम लोग ईंधन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, एंड मेनी मोर थिंग। और भी बहुत सारा अपना ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो फॉसिल फ्यूल आपने बर्न किया उसके कारण जो वो इंक्रीज हो गया, क्या, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट आइदर वो सन रेडिएशन से हो, है ना, सन रेडिएशन से हो, या फॉसिल फ्यूल बर्न करने से हीट इंक्रीज हो रहा है, तो वो हीट को भी ये ट्रैप करेगा कौन, ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप करेगा। ट्रैप करने से क्या होगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, राइज करते जाएगा, राइज करेगा। जो अपना अर्थ है वो भी जो रेडिएशन छोड़ा उसको भी ट्रैप करेगा कौन, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस है जो मतलब सब कुछ सारे कहीं से भी जो हीट आए उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना, जो फॉसिल फ्यूल बर्न करने से हो, रेडिएशन से हो, उन सब चीज़ों को वो ट्रैप कर ले रहा है। तो इसी के कारण इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि ग्लोब को, पूरा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना, हीट बढ़ जाना, है ना, उसी को कहते हैं। Due to the emission from the fossil fuel based system, the greenhouse gases in the atmosphere increases. ड्यू टू द इमिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से फॉसिल फ्यूल बेस्ड सिस्टम जितना भी है उनसे क्या होता है, इमिशन होता है, वहाँ से धुआं निकलता है। द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, और उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस है एटमॉस्फेयर में वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होने से क्या होगा, एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज बिकम हायर। जितना ग्रीन हाउस गैसेस होगा उतना ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगा और उतना ज़्यादा हायर टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ का, ठीक है, उतना ज़्यादा हायर टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ का। उसके बाद है कि द ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द एवरेज इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एवरेज जितना अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया वही है ग्लोबल वार्मिंग। विच इन टर्न काउज ए चेंज इन क्लाइमेट, जिसकी वजह से क्लाइमेट हम लोग का चेंज हो जा रहा है, एक लॉन्ग टर्म पीरियड तक के लिए वेदर हम लोग का चेंज हो जा रहा है। वार्मर अर्थ में लीड टू द चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, जो वर्षा होने का पैटर्न है, जब मानसून आना चाहिए तब नहीं आ रहा है, जब मन तब आ जा रहा है। और राइज इन द सी लेवल, समुद्री लेवल बढ़ रहा है। एंड अ वाइड रेंज ऑफ इम्पैक्ट ऑन प्लैनेट, और पूरा इम्पैक्ट बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ा स्केल में पूरा प्लांट्स पर, पूरा प्लांट्स पर क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, वाइल्ड लाइफ पर, जंगली जानवर पर, एंड ह्यूमंस पर, और हम लोगों पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। व्हेन द साइंटिस्ट टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर कोई साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है, इसका कुछ और मतलब नहीं, बस सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है। देयर कंसर्न इज ऑल अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग काउज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो दिन दिन पर दिन हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं अनवांटेड, उन सब चीज़ों के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि आप पर्सनल व्हीकल्स को कम यूज़ कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि कम फ्यूल बर्न होगा, ग्लोबल वार्मिंग में कुछ तो रियायत मिलेगा। अगर हम लोगों का ये ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा, अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा, तो मैंने बताया है कि ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं रहेगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहेगा। मतलब समझ के चलिए कि माइनस -15 डिग्री सेल्सियस तक अपना अर्थ का टेम्परेचर रहेगा, -15 डिग्री सेल्सियस। और चूंकि ये अर्थ का जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो इसको एटमॉस्फेयर अर्थ को छेक करके रखा हुआ है, बस इसकी वजह से, बस इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अर्थ का टेम्परेचर 25-40 तक पहुंचता है, ठीक है। तो अगर ये अपना ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहता तो हम लोग का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 25-27, ये नहीं हो पाता, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रभाव पड़ा। पहला, चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, कि वर्षा होने का पैटर्न पूरा तरह से चेंज हो गया। राइज इन द सी लेवल समुद्री तल बढ़ गया, जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है, जो अंटार्कटिका में बहुत सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। इम्पैक्ट ऑन फ्लोरा फाउना, जो जंगली जीव जंतु है उन सब का भी पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ पौधा सब में प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस, हम लोगों में भी
मानव में भी प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप इसका हेल्थ इश्यूज देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण CO पॉइजनस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत पॉइजनस है वो एटमॉस्फेयर में फैल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत पॉइजनस गैस है ये भी अपना एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे फैल रहा है। अस्थमा जैसा रोग आ रहा है, अस्थमा जैसा रोग हो रहा है लोगों को, स्किन डिजीज़ हो रहा है, कैंसर हो रहा है ना, कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज़ हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ स्ट्रियोस्फेरिक ओजोन, जो स्ट्रियोस्फेयर में जो ओजोन है उसका डिप्लेशन हो रहा है ना, उसका भी डिप्लेशन हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब चलिए इतना चीज़ तो मैंने देख लिया कि इतना सारा चीज़ों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो क्या हम लोग ये सवाल का जवाब हम लोग दे सकते हैं कि व्हेन डू यू सेंड ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एयर, कि आखिर कब हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को हवा में छोड़ते हैं। आखिर ग्रीन हाउस गैस कब कौन सा कार्य हम लोग करते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। क्योंकि जो भी जड़ है जो ग्लोबल वार्मिंग का या ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो भी कारण है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा ही होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग एक एक्सेस अमाउंट में नहीं होने देंगे। तो आखिर ऐसा क्या करते हैं हम लोग, है ना, क्या करते हैं, कब आखिर ऐसा हो जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये सवाल बहुत ही सोचने लायक है। हम लोग को मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब घर में बल्ब अपना घर में फ़ैन ऑन करते हैं तब भी ग्रीन हाउस गैस अपना गया एटमॉस्फेयर में। जब हम लोग लाइट ऑन किए तब भी गया एटमॉस्फेयर में। आप ड्रायर यूज़ कर रहे हैं घर में, टीवी ऑन किए हैं, आप रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं रोड में, है ना, आप बाइक चला रहे हैं रोड में, इन सब के कारण ग्रीन हाउस गैस कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में गया है। ठीक है, आप बल्ब ऑन किए तो हुआ क्या कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में 95% से भी ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 98% लगभग इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ थर्मल पावर प्लांट से आता है। सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग परसेंट ही है जो अपना आता है, वो आता है सोलर एनर्जी से। वो भी अब जाकर के बढ़ावा मिला है सोलर एनर्जी को, नहीं तो पहले सोलर एनर्जी भी बहुत कम यूज़ किया जाता था। विंड एनर्जी तो अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में से ही हम लोग को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ कर रहे हैं, आप घर में धुआं नहीं हुआ, लेकिन प्लांट में तो हो रहा है, प्लांट में तो फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वो उसका जो गैस है वो कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही जाएगा। तो हम लोगों को फाइनली थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह को, फॉसिल फ्यूल का बर्न को कम करना होगा, हम लोगों को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना होगा। तो इसका सवाल का जवाब देखिए, मैं लिखा हूँ कि वेन एवर यू वॉच टीवी, आप टीवी देख रहे हैं, यूज़ द एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, टर्न ऑन अ लाइट, यूज़ अ हेयर ड्रायर, राइड इन अ कार, प्ले अ वीडियो गेम, लिसन टू अ स्टीरियो, वॉश और ड्राई क्लॉथ, जब आप कपड़े सुखा रहे हैं तब भी यूज़ अ ड्राई डिश वॉशर, माइक्रोवेव, अ मील, यू आर हेल्पिंग टू सेंड ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एयर। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग मदद कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस को एटमॉस्फेयर में जाने के लिए। ठीक है, हम लोग घिरे हुए हैं, हम लोग मजबूर भी हैं, लेकिन पूरा प्रयास कीजिए कि पर्सनल व्हीकल का यूज़ ना करें। इससे क्या होगा, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से क्या होगा कि कम से कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में जाएगा। और अगर आप पर्सनल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि उसको पूरी तरह से फुल करके जाएं, बेकार में खाली गाड़ी लेकर के ना जाएं। अब देखते हैं कि देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ, टू परफॉर्म मीनी ऑफ दिस फंक्शन। अभी जो ऊपर में हम लोगों ने जितना भी फंक्शन देखा, यू नीड टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, पावर प्लांट से आता है, थर्मल पावर प्लांट से आता है। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट यूज़ कोल एंड ऑयल टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी, और सारा पावर प्लांट कोल या ऑयल का यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल प्रोड्यूस, अब बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल जो है उसी के कारण यहाँ से बॉयलर में यूज़ करते हैं उस हीट को, वाटर को बॉयल करके स्टीम बनाते हैं और वापस से यूज़ करते हैं। तो यही मेन फंडा है कि आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, बेवजह का आप यूज़ ना करें इलेक्ट्रिसिटी का,
है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा फॉसिल फ्यूल वगैरह बर्न होता है, तब जा कर के आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाता है। अगर हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी, स्कोप ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जीज की कौन कौन सा एनर्जी हम लोग कितना यूज़ करते हैं, तो 75% ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सच एज क्रूड ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस। 75% जो है वो एनर्जी यूज़ होता है फॉसिल फ्यूल सच एज क्रूड ऑयल, है ना, क्रूड ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों से आता है 75%। 12% फ्रॉम बायोफ्यूल सच एज मीथेन, बायोफ्यूल्स वगैरह का यूज़ करके, ये भी एक फ्यूल है जिसको हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो 12% जो है वो बायोफ्यूल से आता है। 9% हाइड्रो बेस्ड आता है, 9% हाइड्रो बेस्ड एनर्जी आता है, एंड 3% न्यूक्लियर एनर्जी से आता है, एंड 1% सिर्फ आता है वो विंड मिल एंड फोटोवोल्टिक पुट टुगेदर, मतलब सोलर एनर्जी का और विंड एनर्जी को मिला करके लगभग 1% है। लेकिन ये 2019 का है ये आंकड़ा। तो अभी 2020 में सोलर पावर प्लांट को थोड़ा बढ़ावा मिला था, मोदी जी ने बहुत बढ़ावा दिया है, तो ये 1 पॉइंट से कुछ इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अभी भी यही सिनारियो लगभग चल रहा है कि 75% आपका फॉसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस से आ रहा है, 12% बायोफ्यूल्स, मीथेन वगैरह से आ रहा है, 9% हाइड्रो बेस्ड पावर प्लांट से आ रहा है, 3% न्यूक्लियर एंड 1% विंड मिल एंड फोटोवोल्टिक पुट टुगेदर, विंड मिल एंड सोलर पावर प्लांट से आ रहा है। ओके, ये फोटोवोल्टिक जो है, ये फोटोवोल्टिक एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग फोटो मतलब लाइट एनर्जी को, मतलब सोलर एनर्जी को हम लोग यूज़ कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ फोटोवोल्टिक वर्ड यूज़ किया हुआ है। आप इससे कंफ्यूज ना हो, बस यहाँ पे आप विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, आखिर हम लोग क्या करें कि हम लोग सब कुछ ठीक हो जाए, तो जो जिस हिसाब से इधर से ऊपर से नीचे की ओर जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हम लोगों को करना क्या होगा कि नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा, कि इसको सडन तो आप 75% को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करना होगा कि इसको आप बढ़ाइए और इधर से आप घटाइए। तो हम लोगों को वापस जाना होगा, वापस जाना होगा। अभी तक हम लोग इधर आए हैं, अब हम लोग को इसको बढ़ावा, नीचे से बढ़ावा देना होगा, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना होगा। और नीचे से अगर हम लोग चलेंगे तब जा कर के ऐसा होगा कि एक टाइम पे सोलर एनर्जी मतलब का यूज़ हम लोग बढ़ा पाएंगे, विंड एनर्जी का यूज़ बढ़ा पाएंगे, और हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग कम से कम होगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। पूरा आपने आज सीखा है ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से होता है, क्या क्या करने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, घट रहा है। ओके, होप आप इसमें कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ओके, thanks for the listening. As always, God bless you all. Stay at home, keep learning.